विजन तो उन्होंने बताया झगड़ा साहब, नुस्खा पे आप बात कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं। आखिर में उन्होंने कहा ना कि इस्तेकाम हासिल कर लिया है, लेकिन ये हमारा हदफ नहीं था। हमारा हदफ है ग्रोथ, और वो भी एक सस्टेनेबल ग्रोथ। तो यानी कि जो आप बात कर रहे हैं कि 5-6% से ग्रो करें, तो ऐसा ना हो कि करंट अकाउंट खसारा बढ़ जाए हमारा। हाँ देखिए, ये बात हम 4 साल से सुन रहे हैं। मेरे ख्याल में ये विजन जो है वो एक कंपनी के विजन के लिए तो ठीक है। मुझे आपको मिफ्ता साहब को समझना चाहिए उस आधे घंटे की 1 घंटे की तकरीर में कि हुकूमत जो है वो कर क्या रही है। अब मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं जो मैंने नोट की हैं, विच विल बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट। पहली चीज, जैसे आपने कहा, मेरे ख्याल में जो एक्चुअली सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि हुकूमत में ये बोल्डनेस है कि वो अखराजात कम करे या नहीं। आप डिफेंस एक्सपेंडिचर को एक साइड पे रखें, मैंने उस पर कुछ नहीं देखा, लिटरली कुछ नहीं देखा, ना साइज ऑफ द गवर्नमेंट कम करने पे, ना पेंशन रिफॉर्म पे। हाँ, उन्होंने ये एक चीज कैसे बैलेंस की, उन्होंने सूबों से अभी कोई 3,500 अरब रुपए जो है वो ले लिए। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, और ये मैं आपको जो है वो लिख के कह सकता हूं। मेरे ख्याल में ये चीज परमानेंट भी हो जाएगी 28वीं तरमीम के थ्रू, और मेरे ख्याल में 5 साल बाद आप ये भी देखेंगे कि सूबों में एक्चुअली एक स्पेंडिंग क्राइसिस होगा, अनलेस हम अपना ये एक्सपेंडिचर का मॉडल जो है वो चेंज करें। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये टैक्स रिलीफ देखें, जो एक चीज मैं, क्योंकि इस बजट को मैं काफी करीब से स्टडी कर रहा था, एक ये मैं क्लियर नहीं हूं कि जो रिलीफ सैलरीड क्लास को मिल रही है, जिनकी नौकरियां ज्यादा स्टेबल होती हैं, जो लोग नॉन सैलरीड में आते हैं, जिनका टैक्स का हदफ 35 नहीं 45% था, क्या उनको भी वो रिलीफ मिल रहा है या नहीं? क्योंकि जो टैक्स उनमें नहीं दे रहा वो तो नहीं दे रहा, जो 45% टैक्स दे रहा है उसमें बहुत से हाई इनकम अर्नर्स होंगे, उनका जो बाहर जाना है या उनके लिए पाकिस्तान का अट्रैक्टिव ना फाइंड करना, वो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह अगर आप सैलरी क्लास में देखें शहजाद, मैं जो एक काम करता, इन द इंटरेस्ट ऑफ इक्विटी करता, अगर आप चालाकी करके जो 2 लाख से ऊपर इनकम कमा रहा है उस पे टैक्स जो है वो थोड़ा सा कम कर रहे हैं, वो आप ब्रैकेट्स देख लें, वो इतने छोटे हैं, मेरे ख्याल में एक अर्नर को शायद 10-10 हजार रुपए का जो है वो रिलीफ पड़े। इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस, जो 2 लाख रुपए से कम कमा रहा था और उस पे जो टैक्स बनता है बेशक कम ही बनता है, मेरे ख्याल में वो रिलीफ अक्रॉस द बोर्ड देना चाहिए। नॉमिनली होगा उनका कम ही होगा, लेकिन वो लोग जो है वो डिससैटिस्फाइड होंगे। बेस आपका टैक्स का सबसे बड़ा जो है। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। हमें स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस बिलाल कियानी साहब ने भी ज्वाइन किया। बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिलाल साहब, कुछ तो हमें ऑब्वियस रिलीफ नजर आ रहे हैं, जिसमें सैलरी क्लास का मुतालबा था कि उनके ऊपर से टैक्स का बोझ कम किया जाए, तो जो 1,80,000 या 1,83,000 से ऊपर कमा रहे हैं माहाना, उनको रिलीफ मिला है। सरचार्ज भी खत्म किया गया है, जो टॉप ब्रैकेट था सैलरी क्लास का। सुपर टैक्स को खत्म किया गया है, कहीं रैशनलाइज किया गया है। एक्सपोर्टर्स के जो मिनिमम टैक्स था उसको 1% से बढ़ा के 1.25% किया गया है, लेकिन एडवांस टैक्स जो 1% था वो खत्म किया गया है, यानी एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दिया गया है। एक्सपोर्टर्स के ऊपर सुपर टैक्स खत्म किया गया है। तो ये तो कुछ इकदाम हैं, लेकिन ज़रा बताइएगा वो कौन से इकदाम हैं जो इस बजट की स्पीच में हमें एटलीस्ट नहीं नजर आए? क्योंकि अगर इस साल हम 13,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करते हैं और अगले साल का हदफ 15,264 अरब रुपए है, तो ये 2,200 अरब रुपए कहां से इकट्ठा करेगी हुकूमत? रहमान रहीम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया जी मुझे यहाँ पे आज मौका देने का। सबसे पहले तो जी मैं आपको और पूरी आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा आज के बजट पर, और मुझे खुशी हुई है सुन के आपके सवाल में भी कि आपने एक एक्नॉलेजमेंट की है उन रिलीफ मेजर्स की जो कि हमारे हुकूमत ने जिसका आज ऐलान किया है। और इसके अंदर बिलखसूस जो अहम बात है वो ये है कि आपने देखा है कि मईशत के दीगर वो तबके जिसके बारे में आप भी और सब जायज़ बुनियाद पर पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि ये बोझ उठा रहे हैं और इनके ऊपर बोझ की कमी करनी चाहिए, उन तबकों के बोझ में हमने आज आपको कमी करके दिखाई है। आप सबसे पहले तनख्वाहदार तबका देखें, हमने सिर्फ कमी नहीं की उनके बोझ में, आपने देखा है कि एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस किया है, एक ऐसी कमी की है जिससे दीगर तनख्वाहदार तबके के हिस्सेदार जो हैं वो सब इसकी कमी महसूस करेंगे। चाहे आपकी तनख्वाह 2 लाख हो या 12 लाख हो, हर किसी को रिलीफ इसमें मिल रहा है। और मैं यकीनन ये दोहराना चाहूँगा एक दफ़ा कि आपने देखा है कि जो आपके साल में 22 लाख से 32 लाख
तक कमाने वाले अफराद हैं उनके इस स्लैब के अंदर टैक्स रेट की कमी 23% से 20% कर दी गई है। इसी तरह 32 लाख से 41 लाख का जो स्लैब है सालाना उसमें 5% रेट की कमी की गई है 30% से 25%। इसी तरह 41 लाख से 56 लाख तक का स्लैब में 35% से 29% रेट कर दिया गया है, ये 6% कमी की। 56 लाख से 70 लाख तक वालों की 3% कमी की है और सुपर टैक्स इसके अलावा हमने इसको एलिमिनेट किया है। तो ये एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज है बोझ में जो कि बिलाल साहब इसी पॉइंट पे जरा ये बता दीजिएगा कि क्या नॉन सैलरीड के लिए भी कम किया है टैक्स रेट, क्योंकि इस बजट स्पीच में एटलीस्ट उसका जिक्र नहीं है। नहीं जी, ये जो रिलीफ है ये तनख्वाहदार तबके के लिए ही है और तनख्वाहदार तबके की ही सबसे ज़्यादा दरीना और मुतालबा था। इसके अलावा आप जानते हैं शहजाद साहब के एक्सपोर्टर्स की आपने बात की और आपने बिल्कुल सही कहा कि मजमूई तौर पर एडवांस इनकम टैक्स और मिनिमम टैक्स मिला के 2% थे और जितनी भी हमारी कंसल्टेशंस पूरा साल रही हैं एक्सपोर्टर्स के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ, प्राइम मिनिस्टर रेगुलरली मिलते रहें और ये दिस वाज वन ऑफ द फोरमोस्ट रिक्वेस्ट्स, क्योंकि ये एक वर्किंग कैपिटल टैक्स है। ये जैसे ही एक्सपोर्ट प्रोसीड्स अंदर आती थी तो 2% इमीडिएटली उसमें से डिडक्ट हो जाते थे और उसमें ठीक है एक एडवांस इनकम टैक्स बाद में एडजस्ट भी होता है, 1% मिनिमम टैक्स था, बट ओवरऑल एक वर्किंग कैपिटल के ऊपर ये टैक्स लगता था। हमने इसको मजमूई तौर पर 2% से कम करके 1.25% कर दिया, मगर हमने सिर्फ यहाँ पर ही एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स कम नहीं किया। आपने देखा कि सुपर टैक्स भी कंप्लीटली किसी भी एक्सपोर्टर के लिए एलिमिनेट कर दिया गया है और कॉर्पोरेट्स के अंदर, कॉर्पोरेट जो आपका टैक्स है उसके अंदर सुपर टैक्स की जो पहली 7 स्लैब्स थी उन सब की बिल्कुल अबॉलिश कर दिया गया है और जो आखिरी स्लैब है जो कि 50 करोड़ से ज़ायद कमाने वाले कारोबारों की है उसका टैक्स रेट भी हमने 10% से 8% कम कर दिया है। इसी तरह आईटी इंडस्ट्री का आपने देखा है कि एफटीआर फाइनल टैक्स रिजीम बिलाल कहनी साहब कंटिन्यूएशन का उनका मुतालबा था, तो हमारे साथ शो पर मौजूद है आपका फायदा उठाते हुए, क्योंकि ये वो बातें हैं जो आप बता रहे हैं जो औरंगजेब साहब कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि 2200 अरब रुपए जब आप इजाफी हासिल करने जाएंगे तो उसमें कंप्लायंस होगा, इन्फोर्समेंट होगा, समझ आता है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगा, उससे आप कुछ टैक्स हासिल करेंगे। नए टैक्सेस कौन से लगाए हैं और या फिर टैक्स रेट आपने कहां बढ़ाया है, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए कहीं पे अगर टैक्स रेट आपके देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि मुझे इस बात की खुशी है कि आप वो ढूंढ रहे हैं कि इतना अच्छा काम हुकूमत ने किया, ये किया कैसे। मुझे तो आपके सवाल की ये समझ आई है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि 2200 अरब रुपए जब इजाफी टैक्स हम इकट्ठा करेंगे तो वो कैसे करेंगे। बड़ा सादा सा सवाल है कि कहीं को आपने कोई टैक्स लगाया है जो बाद में हमें फाइनेंस बिल में नजर आएगा या बाद में हमें पता चले कि ये टैक्स लगाया, कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं जी, देखिए ये इसमें सबसे पहले तो आप जानते हैं कि एक ऑटोनमस ग्रोथ का आंसर होता है जो कि आपकी जीडीपी और इन्फ्लेशन के नतीजे में आता है। उसके अलावा यकीनन हमने इन्फोर्समेंट की मद में एक रकम रखी, हमने मौजूदा साल में भी रखी थी, हम इंशाल्लाह वो उस टारगेट को अचीव करें। पिछले माली साल के अंदर, मौजूदा नहीं, जो पिछला माली साल जो फिस्कल ईयर 2025 था, जो पिछले साल जून में इख्तिताम हुआ था, उसमें तक लगभग हमने 800 अरब रुपये इन्फोर्समेंट की मद में सिर्फ कलेक्ट किए थे। और ये जो FBR में रिफॉर्म्स हुए हैं, डिजिटल इन्वॉइसिंग के, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के, ट्रैक एंड ट्रेस के, उसके नतीजे में हुआ। इस साल भी तकरीबन हम 400 अरब रुपये की मद में हम एक्सपेक्ट करें कि हम कलेक्ट करेंगे। इस साल से मुराद है जो मौजूदा माली साल है। अगले माली साल भी जिसके बजट का हदफ का आपने जिक्र किया है, एक यकीनन एक हमारी डिसेंट कलेक्शन हम इन्फोर्समेंट की मद में वहाँ पे भी एक्सपेक्ट करें। साथ ही साथ जो हमारी रिटेलर स्कीम है, जो दुकानदारों की स्कीम है, आप जानते हैं कि अक्सरियत ही हमारे छोटे दुकानदार अभी टैक्स नेट में नहीं है और जिस स्कीम का हमने कुछ दिन कबल ऐलान किया और मैं आपके भी शो में पेश हुआ, आपके सामने भी तफसीलात पेश की, तो हम उससे भी इंशाल्लाह टैक्स नेट वाइडनिंग से भी इंशाल्लाह कलेक्शन एक्सपेक्ट करें। दीगर और मेजर्स भी हैं जिसमें एक थर्ड स्केड्यूल शामिल है। थर्ड स्केड्यूल के अंदर कुछ आइटम्स होते हैं जो कि द मैन्युफैक्चरर स्टेज ही उसकी प्राइस भी प्रिंट हो जाती है और टैक्स कलेक्शन हो जाती है और ये कुछ इंडस्ट्रीज़ का अपना मुतालबा था। सो वी फील कि इससे हम एक इन अ वे डिस्टॉर्शंस भी रिमूव करेंगे और इंशाल्लाह इसके नतीजे में हमारी टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा होगा। और बिलखसूस दुकानदार की स्कीम के हवाले से हम एक तरफ तो रिलीफ मेजर्स दे रहे हैं जिसका हमने आपसे जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले, मगर साथ ही साथ हम टैक्स नेट वाइडनिंग भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसकी भी नतीजे आपके सामने। दुकानदारों वाला तो जो मिनिमम एक्सपेक्टेशंस या फिर आप कह लें एक रैशनल एक्सपेक्टेशंस है वो 50 अरब रुपए की है, तो उससे तो बहुत ज़्यादा हम वसूल नहीं करेंगे और क्योंकि उनका ना ऑडिट होना है ना उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में लाना है, तो ये भी नहीं हो सकता कि शायद आगे जाके वो डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएंगे तो उनसे प्रॉपर टैक्स हासिल करें। लेकिन मैं इसमें बाद में आता हूँ, मुझे जरा अशफाक तोला साहब को भी इंट्रोड्यूस कर दें। मुझे इस पे मौका दीजिएगा, मैं आपको दूंगा, बिल्कुल मैं बात करूंगा आपसे। अशफाक तोला साहब, दो चीजें, एक तो जैसे ये सेल्स टैक्स के थर्ड शेड्यूल का दायरा कार वसी कर दिया है,
इसका क्या है मतलब, आप बेहतर समझा सकते हैं बतौर टैक्स एक्सपर्ट। और दूसरा जो खास तवज्जो थी औरंगजेब साहब की, वो थी नेशनल फेसलेस सेंटर एंड असेसमेंट सिस्टम। जरा समझाइएगा ये क्या चीज है जो वो कह रहे हैं कि कस्टम में पहले अप्लाई की जा चुकी है, और इससे कैसे फायदा हो सकता है एफबीआर को? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कांग्रेचुलेट बिलाल औरंगजेब साहब फॉर अंडर दीज सर्कमस्टांसेस। मेरा ख्याल है अच्छा बजट दिया है उन्होंने। और दूसरी बात, आपने जो दो स्पेसिफिक सवाल किए मुझे थर्ड शेड्यूल का, ये देखें हमारे यहाँ सेल्स टैक्स के निज़ाम में ये फ्रैक्चर्ड निज़ाम है हमारा, और इसमें आपने देखा होगा डिफरेंट रेट्स हैं। अच्छा, जहां पर ये थर्ड शेड्यूल में आ जाता है, जहां मिनिमम या मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे हम टैक्स फिक्स करके हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे या इंपोर्ट स्टेज पे ले लेते हैं, मैं समझता हूँ दैट इज द बेस्ट वे। 2017 में हमने एक एक्सरसाइज की थी सिंगल स्टेज सेल्स टैक्स की, जिसको IMF ने शूट डाउन किया था। वो बहुत बेहतर होता कैस्केडिंग टैक्स, बट ये नहीं मान रहे। तो मैं समझता हूँ ये जो आइटम इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, मैं पढ़ रहा था उस लिस्ट को, इसमें काफी प्लॉजिबल आइटम्स हैं, और मेरा ख्याल है ये नीड ऑफ द आवर था। और बिल्कुल हमारे चंद क्लाइंटों ने भी हमें कहा था कि यार हमारे आइटम्स भी थर्ड शेड्यूल में आ जाएं, तो मेरा ख्याल है अभी हम चेक कर रहे हैं, हम आपको बता देंगे। दूसरा फेसलेस का देखें होता क्या है, जो कस्टम्स में आपने बात की, कस्टम्स के अलावा इनकम टैक्स का हमने जो RRMC की अपनी रिपोर्ट दी थी, बिलाल के बाद शायद मौजूद होगी इंटरिम रिपोर्ट, उसमें ये दोनों चीजें हमने मेंशन की थी। और इसलिए मेंशन की थी, चले अल्लाह ताला का फजल है कि अब वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं और उसका कोई फायदा उठाए। पौधा कोई लगाता है, दरख्त फल कोई खाता है। ताजिरों की स्कीम भी हमने ही दी थी, और वो भी आज मेरा ख्याल है परवान चढ़ रही है। मिफ्ता साहब के साथ भी हमारी काफी उस मौजू पे बहस चलती रही जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने भी अच्छी स्कीम दी थी। बट देखें मसला ये है कि फेसलेस का ये फायदा होता है कि इस वक्त जो आपका अप्रेजर है वो इन टेंडम विद आपके जो क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं या जो जिनके जो इंपोर्टर्स होते हैं ना, उनके साथ वो होता है। फेसलेस में ये होगा कि GD मास्क हो जाती है, इस पे कोई मार्क नहीं रहता। अगर उस सेंटर में AI के थ्रू अगर आप उसको क्लियर कर दें उस GD को, और आपकी एक रिसीट निकल आए कि जी ये आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि इसमें ओरिजिन भी आएगा, उसमें हर किस्म की चीजें मौजूद होंगी, और आपने ड्यूटी पे की और आप निकल गए, तो अप्रेजर का जो आपसे मेरा ख्याल है जो ताल्लुक वास्ता है, या जो चीफ अप्रेजर का है या प्रिंसिपल अप्रेजर का है, वो जीरो हो जाएगा। और अगर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, वहां उनका रोल थोड़ा बहुत मिनिमम होगा। मगर इससे आगे चल के ना बिलाल से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो 2017 में व्हेन अगेन मिफ्ता साहब वाज फाइनेंस मिनिस्टर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को हमने एक एडवाइस दी थी गामा स्कैनर की, कि आप स्कैनर के थ्रू आए, पूरा कंटेनर निकलेगा पिन टू, उसमें सारा वो दे देंगे, उसकी ड्यूटी निकल आएगी।